जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी टेबल। दोस्तों, पर्सनालिटी एनालिसिस किसी भी स्टूडेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये पर्सनालिटीज कोई भी हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। ये पर्सनालिटी एनालिसिस करना इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप कभी भी अपनी लाइफ में या करियर में जब आगे बढ़े तो डिफरेंट लोगों से, अलग अलग लेवल की पर्सनालिटीज से आप मिलते हैं, तो आप उनकी पर्सनैलिटी एनालिसिस अच्छे से कर पाए, उनके बैक रिकॉर्ड को देखकर या उनके बिहेवियर को देखकर। अब यहाँ आ जाते हैं ऐसा ही पर्सनैलिटी एनालिसिस आज हम करने जा रहे हैं। और इन पर्सनैलिटी में सबसे आज जिनका मुलायम सिंह यादव जी का जिनका निधन हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल में ये देखा कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र या आधुनिक युग का जनरल डायर, इन दोनों में से कौन, क्या है, किस तरीके से हैं, ये सारी की सारी पॉलिटिकल अप्रोच हम लोगों को समझनी होगी, देखनी होगी। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि आप अगर यूपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो यूपीएससी, पीसीएस या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर पीटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जहां पर जीएस पूछा जा रहा है, तो ऐसे में आपको एनसीईआरटी का जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स के बिहाफ पर के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है। और इस बेसिक कंसेप्टर बैच की खास बात यह है कि इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट करवाए जाएंगे। 5 महीने का ये अप्रोक्सीमेट कोर्स है जो हम लगभग 1 साल तक चलाएंगे। 5 महीने का लगभग कोर्स है जो आपको ड्यूरेशन 1 साल दी जाएगी कि 1 साल तक आप उन वीडियोस को कम से कम 2 बार देख सके। फीस बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल रखी है, 500 रुपए कंप्लीट कोर्स की फीस है। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस नंबर पर कॉल करें या फिर स्टडी टेबल ऐप डाउनलोड करके सारा सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों, मामला क्या है। मामला है मुलायम सिंह यादव की पर्सनैलिटी एनालिसिस का। भाई, मुलायम सिंह यादव की अगर हम पर्सनल लाइफ देखें, जैसे हम फैमिली में भी एक बिल्कुल पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ में हमारे को 2 मैरिजेस यानी 2 वाइफ्स मिलेंगी, जिनमें से एक जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं, दूसरी जो है उनके बेटे उनका नाम मुझे याद नहीं है, उनकी वाइफ जो है वो राधा यादव समथिंग है। मुझे इतना ज्यादा डीप में कोई लेना देना उस मामले में नहीं है, ना ही हम पर्सनल लाइफ में किसी भी तरीके से बात करेंगे। असलियत में हम यहाँ पर इनकी सोशल लाइफ और सोशल लाइफ से किस तरीके से ये आगे चढ़कर पॉलिटिकल लाइफ में कन्वर्ट होते हैं, और असलियत में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ इस पॉलिटिकल लाइफ, इस धार्मिक जीवन जो उनका था, राजनीतिक जीवन जो उनका था, उसके बारे में एनालिसिस करना होता है। अब यहाँ मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल लाइफ को अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिकल लाइफ लगभग 1975 में जब इमरजेंसी लगी, तब जिस तरीके से एकदम से बहुत सारे नेता उभर कर सामने आए थे, उन सभी नेताओं में, भाई बड़े नेताओं में तो जयप्रकाश नारायणन थे, राम मनोहर लोहिया थे उत्तर प्रदेश में, और समाजवाद के वाहक थे। असलियत में वो जो दौर था ना दोस्तों, वो पूरे का पूरा सोशलिज्म यानी समाजवाद का वो दौर था, क्योंकि एक तो आइडियोलॉजिकल वॉर इन दिस वर्ल्ड चल रहा था। आइडियोलॉजिकल वॉर जो है वो इस दुनिया में चल रहा था, और एक तरफ कैपिटलिज्म की बात हो रही थी और दूसरी तरफ सोशलिज्म की बात हो रही थी। अब कैपिटलिज्म नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटलिज्म ये कहता है कि सारे के सारे धन संपत्ति हर इंसान को बराबर की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि भाई जो जितना अर्जित कर सके कर ले। लेकिन भारत में कैपिटलिज्म वाली परिस्थितियां यानी सर्कमस्टेंसेस नहीं थी, इसीलिए सोशलिज्म का जोर था
क्योंकि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज था, इसमें कोई दो राय नहीं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन फ्यू हैंड्स, बहुत ही ज्यादा कम हाथों में कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था। अब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत ही कम हाथों में हो रखा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिफॉर्म मूवमेंट की जरूरत होगी, रिफॉर्म्स मूवमेंट की जरूरत होगी, और उस रिफॉर्म्स मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल बेस देने के लिए, एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड करने के लिए जो आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड किया गया, असलियत में वो सोशलिज्म था। तो सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव अगर सोशलिज्म के पुरोधा थे, समाजवाद के पुरोधा थे, तो उन्होंने किस हद तक इस समाजवाद के लिए या समाजवादी व्यवस्था के लिए काम किया। अब यहां से इन सारी बातों का एनालिसिस शुरू होता है। अब आप समझिए, जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है, यानी समाजवाद की जो आइडियोलॉजी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये बात करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि संसाधनों का समान वितरण। अब समस्या यहीं से मुलायम सिंह यादव जी की पर्सनैलिटी का एनालिसिस किया जा सकता है कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या इन्होंने संपत्ति का या संसाधनों का समान वितरण किया, संसाधनों का समान वितरण किया, तो असलियत में यहीं से इनकी पर्सनैलिटी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए, कच्चा चिट्ठा इसे नेगेटिव फॉर्म में ना लेकर एक पॉजिटिव फॉर्म में लिया जाए कि रफ फॉर्म में किस तरीके से क्या है। देखिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का समान वितरण, ये होना चाहिए अमंग ऑल में, और जब यानी सब में होना चाहिए। अब सब में का मतलब सब में को ऐसा ना हो कि एक को मिले और दूसरे को ना मिले, समझे। संसाधनों का समान वितरण यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सब में होना चाहिए, अमंग ऑल होना चाहिए। यहां इस चीज को समझिए। तो यहां से एनालिसिस ये किया जाएगा कि क्या हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने संसाधनों के समान वितरण के लिए जो एफर्ट किया, क्या वो सबके लिए था। तो सबसे पहले यहां पर क्या मुलायम सिंह यादव का जो वोट बैंक है वो कौन सा है, और उनकी जो पॉलिसीज हैं वो कहां पर ओरिएंटेड हैं, इस चीज को हमें थोड़ा सा देखना होगा। अगर हम वोट बैंक की बात करें तो क्लियर वर्ड्स में वोट बैंक मुस्लिम और यादव, जिसे हम मुस्लिम और यादव यानी जिसे हम MY फैक्टर या MY कॉम्बिनेशन कहते हैं, ये कभी भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब जब आप अपने वोट बैंक के रूप में एक सर्टेन सेक्शन को ही स्पेसिफिक मान लेते हैं और आपकी पूरी पॉलिसीज कमोबेश इफेक्टिवली काम कर रही हो, वो केवल और केवल इन दो पर्सनैलिटीज यानी इन दो ग्रुप्स के लिए काम कर रही हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप उन्हें सर्टिफाई कर सकते हैं कि यहां ये किसी भी मामले में सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। भाई, इसमें हम बुराई मायावती की भी करेंगे या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करने वाले
हर उस नेता की बुराई करेंगे जो कि कास्ट के बिहाफ पर डिवीजन कर रहा होता है और कोशिश करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो वोटर लिस्ट है, उसको जो वोट डालने वाले लोग हैं, केवल और केवल उसका भला। तो मेरा अपना ये पर्सनल मामला है कि समाज सुधारक के रूप में, या यूं कहें कि एक समाजवादी के रूप में, या भूमिपुत्र के रूप में, भले ही इनकी छवि मीडिया ने गढ़ दी हो या फिर इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने गढ़ दी हो, लेकिन समाजवाद के दायरे में या क्राइटेरिया में ये कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। मैं ये मानकर चलता हूं कि मुलायम सिंह जी के राज में कहीं ना कहीं खुले तौर पर, मुलायम सिंह जी के राज में खुले तौर पर मैं ये मानकर चल रहा हूं कि यादव डेवलपमेंट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्लिम जो था उसको डेवलपमेंट हुआ, मैं ये मानकर चल रहा हूं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब मैं इनके पार्टी कंपोजिशन को देखता हूं तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ और ही चीजें नजर आती हैं। यहां ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने महल से बाहर निकलते तो हाथी पर बैठकर बाहर निकलते थे, और जब वे हाथी पर बैठकर बाहर निकलते तो सोने चांदी को लुटाते हुए आगे बढ़ते थे। अब जब वो सोना चांदी लुटाते हुए आगे बढ़ रहे होते थे तो उनके जो सपोर्टर्स होते थे या उनके जो उस टाइम के मीडिया मैनेजर होते थे, जो उनकी छवि को बनाने की कोशिश करते थे, वो उस जनता के बीच में खड़े होकर कहते कि वाह क्या राजा है, वो इतना ज्यादा धन लुटाता हुआ आगे बढ़ रहा है, और चंद सोने और कुछ हजार, मतलब कुछ 100 चांदी के सिक्के या 1000, 1500, 2000, अगर 5000 सिक्के भी चांदी के लुटा दिए तो गरीब जनता जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको लगेगा राजा दयावान है, दयालु है। लेकिन वही राजा और उसके ऑफिसर्स जब डंडा मार के उन्हीं लोगों से टैक्स वसूलते हैं और करोड़ों में टैक्स वसूलते हैं, उनका हक खा जाते हैं, उनके डेवलपमेंट का जो पैसा है वो खा जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सवालिया निशान उस मध्यकालीन राजा के ऊपर भी लगता है जो क्लियर वर्ड्स में कोशिश कर रहा होता है कैसे ना कैसे करके अपना नाम बनाए रखने की और जनता को अपने पक्ष में किए रखने की, ताकि उसकी दयावान चेहरे के सामने कोई भी उसके खिलाफ नजर ना उठा सके। तो यहां पार्टी के कंपोजिशन में देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं यहां पर फैमिली डोमिनेशन ज्यादा लगता है कि पूरी की पूरी जो पार्टी है उसने वो पूरी की पूरी पार्टी के एलीट पोजीशंस पर या तो खुद मुलायम सिंह यादव, उनके सगे भाई, उनके चाचा के लड़के, ताऊ के लड़के, उनके बेटे, उनके मुलायम सिंह जी के खुद के बेटे, सभी परिवार वालों को सबसे अच्छी पोस्ट्स पर दे दिया था। भाई यहां पर अगर हम देखते हैं तो राम मनोहर लोहिया जो हैं ये अल्टीमेट लेवल के समाजवादी थे, जिन्होंने यूपी में अपनी समाजवाद की विरासत जो है वो मुलायम सिंह यादव, जो ब्लड रिलेशन में उनके कुछ नहीं लगते थे, उनको दी। यानी राम मनोहर लोहिया एक ट्रू समाजवादी नेता थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अपने परिवार के अंदर सारी की सारी पावर को बांट दिया और आज के दिन उसी समाजवादी पार्टी को जो है एक इस तरीके की पार्टी बना दिया कि आज अगर हम समाजवादी पार्टी माइनस मुलायम परिवार अगर लिख दें
तो अगर हम माइनस मुलायम फैमिली लिख दें तो कहीं ना कहीं हमें वो पार्टी के नाम पर 0 दिखाई देगा। ऐसे व्यक्ति को परिवारवादी सोच वाला व्यक्ति माना जाएगा, भाई भतीजावाद करने वाला व्यक्ति माना जाएगा, मात्र एक जातिवादी आंदोलन करने वाला जातिवादी व्यक्ति माना जाएगा। वो किसी भी प्रकार से भूमिपुत्र होने की संज्ञा तो धारण नहीं कर सकते, जहां तक मेरा विचार है। क्योंकि ऐसे समाज से या ऐसे व्यक्ति से यानी मुलायम सिंह यादव से अगर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको कोई प्रॉब्लम हो, डिप्रेस्ड क्लास यानी जो दलित वर्ग है उसको समस्या हो, और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखें तो अदर कास्ट जो हैं उनको अगर प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं केवल और केवल एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिशियन या कास्ट बेस्ड पॉलिटिशियन ही कहा जाएगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मुलायम सिंह यादव जी के लिए किसी प्रकार की कोई संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, तो अब मुलायम सिंह यादव जी में, मायावती में, लालू प्रसाद यादव जी में, नीतीश कुमार में, पासवान में, अजीत सिंह में जितने भी जाति के नाम पर काम करने वाले नेता हैं उनसे इनकी तुलना तो की जा सकती है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जाति और अपने अपने वोट बैंक की बात कर रहा है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता, ना ही वो कर रहा। ग्राउंड लेवल पर उनकी पॉलिसीज किस तरीके से गई उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ग्राउंड लेवल पर भाई जैसे आज के दिन हम मोदी सरकार को देखते हैं तो मोदी सरकार ने घर बनाने की एक नीति वो जो चालू की थी, आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय योजना, तो जहां तक मुझे रिपोर्ट्स के बारे में पता है तो यहां हमें लगता है कि वो जो आवास हैं, वो जो घर हैं, वो मुस्लिम्स के भी बने हैं, हिंदुओं के भी बने हैं, उन हिंदुओं में अपर कास्ट के भी बने हैं। मेरे एक रिलेटिव जो काफी ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन सिचुएशन में हैं, उनका घर बनाया गया सरकार के द्वारा। और दूसरा दलितों के समाज से भी बहुत सारे लोग हैं जो गरीब थे, उनके भी घर बनाए गए, और यहाँ तक कि ओबीसी से लेकर लगभग सभी वर्गों के। तो यहां जब आप कोई पॉलिसी चलाएं और वो सभी वर्गों के लिए हो और न्याय सभी वर्गों के लिए हो, तो समझ लीजिए आप एक जन नेता हैं, जातिवादी नेता नहीं हैं। लेकिन जब आपके ऊपर एक बड़ा सेक्शन आरोप लगाए कि शुरू से लेकर आखिरी तक सभी थानों के अंदर एक जाति विशेष के एसएचओ नियुक्त कर दिए गए हैं, या फिर एक जाति विशेष के या धर्म विशेष को आपने कुछ ज्यादा सपोर्ट की है और दूसरे मामलों के अंदर आपने कोई खास काम नहीं किया या आपने भेदभाव किया, तो आप जातिवादी नेता तो हैं, माटे पुरुष, धर्म वो पुरुष, ये सारा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संज्ञा से ऐसे किसी भी व्यक्ति को नवाजा जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने यादव समाज के लिए काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यादव समाज का भी एक जो उस हिस्से का यादव समाज है जो इनके सैफई क्षेत्र या दूसरे क्षेत्रों के अंदर नहीं मिलता है या उनके आसपास का वोट बैंक नहीं है या ऐसे इलाकों में है जो इनसे दूर पड़ जाते हैं, तो वो लोग आज भी नाराज हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त, ये मैं उस टाइम की बात बता रहा था जब इनकी सरकार उसमें थी, क्या नाम है, सत्ता में थी 12 से 17 के बीच में, तो उस समय पर अखिलेश सरकार के मामले में और उससे पहले जब मुलायम सिंह यादव आए थे, प्रधानमंत्री बने थे 2008-7 के आसपास, उस टाइम पर भी, तो दोनों मामलों में मेरे कुछ यादव दोस्त थे, मैंने उनसे पूछा कि भाई मामला क्या है, इस समय आरोप जैसे भले ही लग रहा हो लेकिन तुम्हारे लिए तो मामला फेवर का है। तो उसने बड़ा हंस के कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया कि आप जिस दिन यादव पॉलिटिक्स को समझ जाएंगे उस दिन आपको भी लगेगा कि खेल कुछ और ही है।
कि उसने कहा कि इन सभी को अपनी केवल 8 से 10 सीटों के अलावा किसी खास सीट की ना तो कभी चिंता रही और ना ही कभी किसी चीज की परवाह करते, और उन 8 से 10 सीटों के ऊपर ये सारी की सारी सब चीजें न्यौछावर करते हैं। उसने एक डाटा भी दिया कि डाटा मतलब रफ वर्बल फॉर्म में कि भाई कुछ भी हो जाए आप इतना समझ सकते हैं कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहता या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूर रहता है, वो चाहे भले ही कोई यादव क्यों ना हुआ, उसके नौकरी लगने के चांस उतने ही कम होते जाएंगे, वहां कम हो जाएंगे जहां पर इनके जिले का यादव कैंडिडेट या मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा। तो ऐसे में यहां पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो वो पूरे यूपी के अंदर भले ही कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटे दायरे में और ज्यादा छोटे दायरे में सिमट कर रह गए। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो रिलीजन के मामले में भी अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर रिलीजन के मामले में देखो एक पर्सनालिटी एनालिसिस इसी तरीके से किया जाएगा। जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने किस तरीके का कदम हमारे समाज को जोड़ने या तोड़ने के लिए किया, और जो समाज के मामले में उन्होंने कदम उठाए उसका आउटकम क्या है। जो हमारे समाज के मामले में उन्होंने कदम उठाए उसका आउटकम क्या है। तो यहां आप समझिए कि मुलायम सिंह यादव पर आरोप है कि जब राम मंदिर मामला चल रहा था तभी मैंने यहां पर आपको एक कटिंग दिखानी है अखबार की, जो उस समय के अखबारों की एक कटिंग थी कि निहत्थे राम भक्तों को घेरकर घंटों फायरिंग, 200 मरे। ये और सही में कार्तिकेय स्नान पर्व पर खून से नहाई अयोध्या में जलियांवाला बाग कांड बौना पड़ा। ये जो मैंने दूसरी संज्ञा दी है कि भारत के आजाद भारत के जनरल डायर, वो इस कटिंग के आधार पर दी है क्योंकि ये अकलौती कटिंग नहीं है, और इसका जो मामला है 200 से ज्यादा साधुओं के मारे जाने की खबर है, लेकिन ऑफिशियल डाटा जो था वो सरकारी डाटा 85 साधुओं को मारे जाने का था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जनरल डायर ने भी घेर कर जलियांवाला बाग के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के नाम पर जो है निहत्थे भारतीयों के ऊपर गोलियां बरसवाई। मैं इस चीज में देख रहा हूं, मतलब इस चीज के ऊपर मेरा कोई ध्यान नहीं जाता और ना ही मैं इस मुद्दे को उठाता। मैं इस मुद्दे को 100% लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने से जुड़ा हुआ मानकर इग्नोर करता, और मैं ये कहता कि क्योंकि वहां पर कुछ धर्म स्थलों के ऊपर या धार्मिक भावनाएं बिगड़ने का, धार्मिक जो माहौल था वो बिगड़ने का चांस था, इसलिए एक मुख्यमंत्री ने ये सख्त कदम उठाया। मैं इस कदम का 100% समर्थन करता, 1% भी इस मामले में पीछे नहीं हटता। लेकिन जिस समय पर मुलायम सिंह यादव जी लगभग हर इलेक्शन के आने से पहले एक लाइन आए दिन जरूर कहते, या एक लाइन कंफर्मली, खासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या किसी भी मुस्लिम मंच पर जाकर कहते कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए साधुओं पे भी गोलियां चलवा दी, तुम मेरा ध्यान रखना। ये जो लाइन है, ये लाइन मेरी लगातार माइंडसेट को बदल रही है, और ये मैं इस चीज को फिर मानने के लिए तैयार ज्यादा सा नहीं होता कि वो जो कदम उठाया था वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उठाया था, बल्कि मैं इस चीज पर हमेशा सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि वो जो मामला था वो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए कम और एक अपना स्पेसिफिक वोट बैंक बनाने के ऑब्जेक्टिव के साथ उठाया गया कदम ज्यादा था। और उसके बाद किसी भी मामले में मारे गए साधुओं के
परिवार वालों से या मारे गए साधुओं के मामले में किसी भी तरीके का कोई भी रिग्रेट फील ना करना, बल्कि हर इलेक्शन से पहले अपनी पीठ थपथपाना एक सवालिया निशान लगाता है कि जितनी गुनहगार या जितना ज्यादा सांप्रदायिक ताकतों के नाम पर बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है, आप मुलायम सिंह जी के ऊपर भी इसी तरीके का आरोप है। यदि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था, यदि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला था, तो मुलायम सिंह यादव के ऊपर वही कम्युनल लीडर होने का भी आरोप हम लगा सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के नाम पर, क्योंकि ये सांप्रदायिकता के नाम पर आरोप लगा, मतलब सांप्रदायिकता के नाम पर कहीं ना कहीं वोट मांगते थे, और मुजफ्फरनगर दंगों के समय पर इनकी सरकार थी, और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर मुसलमानों को मारा गया या हो सकता है मरवाया गया, जिस तरीके से आरोप है कि इनके एक मिनिस्टर ने फोन करके जो क्रिमिनल्स थे उनको छुड़वा कर, जो दोषी नहीं थे हिंदू पक्ष के लोग उनको पकड़वाया, और जिस तरीके से दंगों को जानबूझकर फैब्रिकेट करवाया गया, तो जितना आरोप विपक्ष अगर मोदी पर सांप्रदायिक होने का लगाता है, तो मैं भी इन पर और इनकी सरकार पर ये आरोप लगा सकता हूं कि भाई कम्युनल तो ये भी थे, दंगे इनके राज में भी हुए, और इन्होंने भी दंगों को रोकने के लिए किसी भी तरीके की कोई भी खास कदम नहीं उठाया, जिसका नतीजा हजारों मुसलमानों के बेघर होने के रूप में देखा गया। वो एक अलग मैटर है कि इनकी सबसे बड़ी खास बात हमेशा से ये रही कि ये अमूमन एएमयू के अंदर जाकर या किसी भी ईद के माहौल में, मतलब ईद जैसे मौके पर जाकर सफेद कुर्ता सफेद टोपी पहनकर घुटने मोड़कर मुसलमानों के साथ बैठकर एक तरीके का दिखावा टाइप का कर देते थे कि हाँ उनके साथ है। लेकिन मेन और उसी हिसाब से फिर जो आजम खान था, वो जिस तरीके का माहौल बना रहा था, मतलब मुस्लिम वोट बैंक का ठेकेदार बना हुआ था, तो भाई वो भी इसी तरीके की पर्सनालिटी था। अब आप सोच कर देखिए, तो हम कम्युनल लीडर होने का इन पर आरोप लगा सकते हैं कि हाँ ये कम्युनल लीडर थे। अब तीसरी तरफ अगर हम ये कहें कि ये सच में ये सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, मैं जानता हूं इस वीडियो के बाद इतनी गालियां पड़ने वाली है कि कुछ कहने की हद नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी भी अपनी रहती है कि थोड़ा कड़वा निकल जाता है। सोशलिज्म यानी अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, और इस समाजवाद के मामले में अगर देखा जाए तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने सच में समाजवाद को बढ़ावा दिया? तो देखिए, असलियत में क्या समाज का उत्थान हुआ, ये मेन बात है। जिस समाज के लिए उन्होंने काम किया, क्या उस समाज का उत्थान हुआ? तो आंसर ये है कि देखिए, असलियत में समाज का यानी यादव समाज और मुस्लिम समाज का जो उत्थान हुआ, उसको तो हम देखें या उसको एनालाइज करें, उतना तो मेरे पास ही कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन यादव परिवार का विकास हुआ, और वो यादव परिवार आज के दिन जो किसी समय पर मिट्टी के घरों में रह रहा था, आज के दिन हजारों करोड़ का मालिक है, ऐसा आरोप लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये हजारों करोड़ हैं, ये यदि परिवार को के अंदर रख के उन परिवार वालों का उत्थान करने की जगह, अगर परिवार वालों का उत्थान करने की जगह अगर समाज में बांट दिया जाता, तो लाखों लोगों का और ज्यादा भला हो सकता था। लेकिन यहाँ पर परिवार का विकास हुआ, इसलिए वो परिवारवादी भी हैं, यानी कि परिवार से आगे सत्ता को बाहर जाने ही नहीं देना चाहते। तो यहाँ ये तीन पार्ट्स हमें साफ नजर आते हैं कि इनकी पॉलिटिक्स जो थी वो जाति, धर्म
और परिवार, इन तीन चीजों के आसपास शुरू से आखिरी तक घूमती रही। लेकिन सबसे बड़ा आरोप मुलायम सिंह यादव सरकार के ऊपर यह है कि जब इनका सत्ता हस्तांतरण का नंबर आ रहा था, सत्ता एक जगह से दूसरी जगह सौंपने का नंबर आ रहा था, और मुलायम सिंह यादव काशीराम के साथ मिलकर जो सरकार बनाने की कवायद कर चुके थे, 50-50 फार्मूला लागू हो चुका था। ऐसे में जब मायावती जी का मायावती जी का मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया, और जब इन समाजवादियों के शासन में जब मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री होते हुए गेस्ट हाउस कांड हुआ और एक महिला की इज्जत को तार तार करने के लिए आपके समर्थक जब वापस आ रहे, मतलब वहां आसपास खड़े हुए हो और उस महिला के कपड़े फाड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हो, और उस पर भी आप किसी भी तरीके की कोई शर्मिंदगी ना दिखाएं या किसी तरीके का अफसोस ना जताएं, तो माफ कीजिएगा, महानता भी साइड में चली जाती है। तो मुझे असलियत में इनका पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हुए ये 3-4 चीजें नजर आई। हाँ, अगर किसी से व्यक्तिगत मामलों की बात की जाए तो ये उसमें कुशल थे, किसी भी इंसान के साथ कैसे व्यवहार करना है जो एक नेता की आदत होती है। लेकिन पब्लिक में क्या व्यवहार करना है, क्या ये एक विजनरी लीडर थे, तो विजन के मामले में मुझे बहुत ज्यादा सा नजर नहीं आता। हाँ, क्या ये किसी तरीके से पर्सनैलिटी अपनी अगली जनरेशन के, मतलब राज्य की अगली जनरेशन के बारे में कुछ बता पाने की थी, तो मुझे ऐसा कोई विचार नजर नहीं आता जिसमें उन्होंने कहा हो कि अगली जनरेशन जो है, अगली जनरेशन के बारे में इनका विजन ऐसा है। हाँ, एक बयान मुझे जरूर आता है कि यार लड़कों से गलती हो जाती है। इस बयान ने, सच बता रहा हूं, एक जो लास्ट इमेज भी अगर किसी की हो तो वो भी तोड़ दी, जब कोई ये नेता मंच पे खड़ा होकर ये कह दे कि लड़के हैं, गलती हो ही जाती है। ये गलतियां, ये कोई भी इंसान इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करने से पहले एक बार सोचे कि ऐसे लड़कों से ऐसी गलती अगर आपके परिवार की किसी लड़की के ऊपर हो जाए तो क्या आप उसे गलती मानेंगे या उस लड़के के परिवार को खत्म करने की तरफ दौड़ पड़ेंगे। दूसरे की लड़की की इज्जत तार तार होती है तो अक्सर उसमें एक सिंपैथी और सिंपैथी के साथ साथ कहीं ना कहीं लड़के और लड़का अगर आपकी जाति और धर्म का हो तो उसे बचाने का एक एफर्ट शुरू हो जाता है, जो कि गलत है। अन्याय अन्याय है। किसी महिला के साथ किया गया कोई भी मामला, तो मैं ऐसे में विजनरी नेता की फॉर्म में भी मुलायम सिंह यादव को बहुत ज्यादा सा नहीं मान सकता कि जब कोई नेता ये कह रहा हो कि यार लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। इसका मतलब वो एक टिपिकली एवरेज एक ऐसे नेता थे जिनके पास विजन नाम की चीज बहुत ज्यादा सी नहीं थी। वो केवल और केवल सर्कमस्टेंशियल पॉलिटिक्स यानी परिस्थिति जन्य राजनीति करना चाहते थे, जो कि सिर्फ अपना एक वोट बैंक बचाए रखने में हमेशा कामयाब हुए। लेकिन उस वोट बैंक बचाने के नाम पर जो कुनबा उनके अंदर था, उनका था, जिस कुनबे के अंदर उन्होंने सारी सत्ता ट्रांसफर कर दी थी, वो सत्ताधारी ही उस सत्ता के नाम पर लड़ने लगे। तो उनके जाने से पहले पहले परिवार बिखरता हुआ नजर आया। अगर एक नेता है तो वो जेन्युइन अगर व्यक्ति पर्सनल फैमिली मैटर्स में भी अगर परफेक्ट हो तो परिवार उनके मरने के बाद भी या उनके परलोक सुधारने के बाद भी कम से कम यूनाइटेड फॉर्म में खड़ा हुआ नजर आता है। यहाँ पर यूनाइटेड फॉर्म में तो कम से कम खड़े हुए नजर नहीं आए। इनके सामने इनका कुनबा बट गया। अपर्णा यादव जो है वो बीजेपी में जा चुकी हैं। अखिलेश यादव पार्टी के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। शिवपाल यादव का 36 का आंकड़ा अखिलेश यादव से है। यानी इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई वो इनकी आंखों के सामने ही बिखरती हुई नजर आ गई है। तो कहीं ना कहीं बाकी ठीक है, मुख्यमंत्री रहे 3-4 बार, जोड़ तोड़ की राजनीति जानते थे, जुगाड़बाजी जानते थे, लोगों से पर्सनल रिलेशंस बनाना जानते थे, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन लीडरशिप मामले में विजनरी बिल्कुल नहीं थे, समाजवादी तो बिल्कुल भी नहीं थे, परिवारवादी हाँ 100% थे, कम्युनल हाँ 100% थे, जातिवादी नेता हाँ 100% थे, विजनरी मेरे को नहीं लगता कि थे। ऐसे में एक एवरेज नेता को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। अब
बाकी ये है कि हमारा नेता कैसा हो, तो वो हमें कुछ क्राइटेरिया के बिहाफ पर सोचना पड़ेगा। इसमें से भी आप लेसन निकाल कर देख सकते हैं कि वो क्राइटेरिया कैसा होना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।